बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। देखो, आज बेसिकली हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो गॉस लॉ तक पढ़े थे कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ का यूज करके हम लोग क्या निकाले थे, फ्लक्स निकाले थे। अब बेसिकली हम लोग क्या करना है, जो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग सिलेबस में पढ़े थे कि हम लोगों को गॉस लॉ का यूज करके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब मान लो हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी है जिसपे चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यानी कि जैसे कि मान लो क्या हो जाएगा, वायर हो जाएगा, कुछ इनफाइनाइट वायर है जिसपे हम लोग चार्ज दे देंगे, तो उसके लिए किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इसका कूलॉम्स लॉ का यूज करके हम लोग इसको निकाल चुके हैं। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है एक एडिशनल का, शायद क्वेश्चन नंबर 29 है मे बी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मान लो लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है, अगर उसके लिए हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ऐसे ही क्या होगा, बहुत अलग अलग शेप का ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए हम लोग को फील्ड निकालना होगा गॉस लॉ का यूज करके। देखो, बेसिकली जो बोर्ड में हम लोग को पढ़ना है, बोर्ड में पढ़ना है कि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कीजिए। एक क्या आता है लॉन्ग इनफाइनाइट शीट, कि मान लो एक हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है, उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके लिए हमको क्या निकालना है, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी जनरल पॉइंट पे। और एक पढ़ना है हॉलो स्फीयर, कि मान लो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, उस पर अगर हम लोग चार्ज दे दिए, मान लो कोई चार्ज क्यू दे दिए, तो उस हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसके अंदर, उसके बाहर और उसके सरफेस पे। ये तीन चीजें हम लोग को बोर्ड के लिए पढ़नी है। इसके अलावा हम लोग हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। ये सब हम लोगों को बोर्ड में नहीं पढ़ना है। बेसिकली अगर आप आईआईटी या नीट दे रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसमें पूछे जाएंगे, बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। देखो, ये भी हो सकता है कि हम लोग पहले तीनों चीज़ें पढ़ लें, कि वायर पढ़ने, इनफाइनाइट शीट पढ़ने और हॉलो स्फीयर पढ़ने, और जो बोर्ड की चीज़ें उसको अलग पढ़ें, लेकिन उससे थोड़ा फील नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट क्या करते हैं कि दो चीज़ें आज पढ़ाएंगे। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग को पढ़ना है कि वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर होगा, अगर चार्ज वायर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। और एक हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टिंग का भी देख के, कंडक्टिंग का भी पढ़ना है और नॉन कंडक्टिंग का पढ़ना है, दोनों के लिए। तो अगर जिसको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना होगा वो सिर्फ वायर तक जाएगा कि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वहां तक जाएगा। उसके बाद वीडियो को चाहे तो स्किप कर सकता है, उसके बाद छोड़ दो। अगर किसी को पूरा पढ़ना है, जिसको आईआईटी और नीट दोनों देना है, वो वीडियो को के लास्ट तक जाए। हम एक आईआईटी क्वेश्चन भी करेंगे और एक अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में भी देंगे जो तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करेगा। क्लियर है बात? तो हम लोग का जो आज का टॉपिक होगा वो किस पे बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में बेस्ड है। आज सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को बोर्ड के लिए है, इंपॉर्टेंट भी है, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा नया टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हमको क्या दिया है, उसका दिया है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि उसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज दिया है, लेमडा। हम लोग पढ़े थे लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। और अगर वायर है तो उसके पास सिर्फ क्या होगा, सिर्फ लेंथ होगा, और जो चार्ज होगा वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमको देगा, यह क्वेश्चन पूछता भी है बोर्ड में कि यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेम्डा। क्लियर है? हमको क्या करना है, हमारे पास एक एज्यूम कर लेना है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वायर है और ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, बहुत लंबा सा वायर है, ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है जिसपे चार्ज कितना दिया है, चार्ज नहीं दिया है, इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज दिया है, और इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज दिया हमको, लैम्डा दिया है, और ये वायर है। अब इसके लिए किसी जनरल पॉइंट पे एज्यूम कर लो, ये वाला पॉइंट हो गया पी,
अब इस जनरल पॉइंट पी पे किसका वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके। क्लियर है बात। देखो एक यहाँ पे ट्रिक बताते हैं या बेसिकली एक मेथड बताते हैं जो हमको हमेशा याद रखना है। जब कभी भी हमको गॉस लॉ का यूज करके ऐसे जो कंटिन्यूअस बॉडी है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग को दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमेशा क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा कि कोई भी किसी भी शेप का हो, चाहे वो वायर हो या सीट हो या हॉलो स्फीयर हो या कुछ भी हो, हमेशा जब भी हम इसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके इन बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में हमको करना क्या है, हमको फ्लक्स निकालना है। दो मेथड होता है फ्लक्स निकालने का, हम लोग दो मेथड पढ़ चुके हैं। एक किसका मेथड से, गॉस लॉ से फ्लक्स निकालेंगे, और एक मैथमेटिकल फॉर्म से E.ds से फ्लक्स निकालेंगे। दोनों फ्लक्स को इक्वेट करना है। बस इतना समझना है कि जब कभी भी हमारे पास अगर मान लो लाइन चार्ज है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, तो इसके लिए हम लोग फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ का यूज करके, और किसका यूज करके निकालेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म का यूज करके, मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे फ्लक्स। और दोनों को इक्वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमको क्या मिल जाएगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा है, और लॉन्ग इनफाइनाइट हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है जिसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना दिया है, लैम्डा दिया है। तो इस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए पॉइंट पी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका यूज करके निकालना है, गॉस लॉ का यूज करके निकालना है। तो ये बताओ सबसे पहली बात कि गॉस लॉ वैलिड किसके लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए। हम लोग गॉस लॉ का यूज करके किसी क्लोज सरफेस के से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग फ्लक्स लिखते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से। तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, या उसको हम लोग क्या बोल दें, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोल दें कि हमको एक सरफेस लेना पड़ेगा जिसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अब देखो एक हम बेसिकली नोट में पॉइंट लिखे थे कि गॉस लॉ क्या होता है, हमेशा वैलिड होता है, लेकिन यूजफुल कहां पे होता है, जब हमारा ये जो चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पे रहे, जो गॉसियन सरफेस है उसके सेंटर पे रहे। दूसरा बात क्या कि गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे या सिमिलर रहे। गॉसियन सरफेस चार्ज के भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। देखो कभी अभी तुमको बेसिकली स्टार्टिंग में तुमको गॉसियन सरफेस याद करना होगा कि इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा। ठीक है, बाद में हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे पता चल जाएगा। तुम जिसको बोर्ड जानना है वो बस इतना याद रखो कि जिस केस में, जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जो चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस को एज्यूम किए थे, यानी कि जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिस शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वैसा ही हम लोग को गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। सिर्फ बोर्ड के लिए 3 चीजों के लिए, वायर के लिए, सीट के लिए और हॉलो स्फीयर के लिए। ये 3 चीज के लिए अगर जिसको बोर्ड जाना है वो बस इतना याद रखे। ठीक है, अगर जिसको ज्यादा डेप्थ में जाना है वो बस वो पॉइंट याद रखे कि क्या क्या पॉइंट होता है, किस किस कंडीशन में हम लोग इजिली गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है जिसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा है, इसके लिए गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। अब सिमिलर भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और इस चार्ज के क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे। एज्यूम कर लो कि यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर है जो गॉसियन सरफेस होगा। इस सिलेंडर, ये सिलेंडर कहां से पास हो रहा है, पॉइंट पी से। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, आर। देखो थोड़ा डायग्राम गलत है, तुम एकदम बीच में बनाना कि ये हमारा वायर क्या हो जाए, बीच में आ जाए। बना भी सकते हो, थोड़ा सा काटना पड़ेगा। ठीक है, ये आर हो गया। अब हमको क्या बताना है, अब हमको इससे फ्लक्स लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट, पहले एक चीज लिख लेना, लेट अस एज्यूम दैट hollow cylinder as a Gaussian surface। हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस के फॉर्म, हॉलो सिलेंडर को गॉसियन सरफेस के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा हॉलो सिलेंडर है ये क्या है, लैम्डा के, ये हमारे वायर के क्या है, सिमेट्रिकल है चारों साइड। ये जो हमारा चार्ज है वो कहाँ है, उसके एक्सिस से पास कर रहा है, यानी कि सेंटर पे है, ये भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है,
इनफाइनाइट है तो किधर होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, गॉसियन सरफेस के सिमेट्रिकल है। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर बात। तो हम लोग क्या जूम कर लिए, गॉसियन सरफेस से जूम कर लिए। अब क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फाई टोटल किससे, इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स क्या होता है, समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये ना पढ़े हम लोग कि किसी भी गॉस लॉ क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, जो इसके अंदर टोटल नेट चार्ज होगा इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, इससे फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। अब ये बताओ, अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, इजीली निकाल सकते हैं। अभी बताओ इसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा। तो एज्यूम कर लो कि हमारा जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का लेंथ कितना है, सिलेंडर का लेंथ हमको दिया हुआ है एल। अब बेसिकली ये जो कितना हमारे पास वायर इसके अंदर होगा, ये एल लेंथ का वायर हमारे इसके अंदर होगा। देखो ना, ये मान लो हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है और यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर को इसके अंदर रख दिए, ठीक है। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा, जितना इसका लेंथ होगा जो इसको कवर करेगा। और कितना लेंथ कवर कर रहा है, एल लेंथ। यूनिट लेंथ पे कितना है, लेमडा। तो एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू क्या, एल। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, जो हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई टोटल, गॉस लॉ का यूज करके कितना हो गया, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। यानी कि यहां से हम लोग फ्लक्स लिख दिए कि जो टोटल फ्लक्स होता है किससे, गॉस लॉ का यूज करके इस गॉसियन सरफेस से कितना हो गया, लेमडा एल डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्या करना है, अब हमको बेसिकली यहां पे फ्लक्स के डिफिनीशन का यूज करके फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स। वो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस टोटल फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहां पे कितना सरफेस है, देखो ध्यान से। अब एज्यूम कर लो हमारे पास वायर है, ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेंडर है, कवर कर दिए। अब इस सिलेंडर के पास, ये सिलेंडर के पास कितना सरफेस होगा, एक देखो ध्यान से, एक क्या होगा, ये कि अपर वाला सरफेस, ये जो सर्कुलर पार्ट है ऊपर वाला, अरे सिलेंडर का ये ऊपर से देखो ना, ये वाला सरफेस एक सरफेस हो गया। एक नीचे वाला सरफेस, ये भी क्या होगा, अरे सिलेंडर का ये नीचे वाला मान लो सरफेस है तो ये भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस, और एक क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हमारा एक ये रेक्टेंगुलर सरफेस, रेक्टेंगुलर बोले सॉरी, ये जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस जो ऐसे गोला में है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितना सरफेस होगा, 3 सरफेस होगा, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ये वाला। यानी कि यहाँ से कितना फ्लक्स निकालना होगा, 3 एरिया से फ्लक्स निकालना होगा, एक ऊपर वाले एरिया से, एक नीचे वाला एरिया से और एक यहाँ से। तो एज्यूम कर लो कि जो ऊपर वाला एरिया है इससे फ्लक्स कितना हो गया, φ1। जो नीचे वाला एरिया है इससे फ्लक्स कितना हो गया, φ2। आइए जो हमारे पास सिलिंड्रिकल एरिया है इससे फ्लक्स कितना हो गया, φ3। अब क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, चलो φ1 कितना हो जाएगा, E डॉट एस। अब देखो E डॉट एस, इसका एरिया, एस क्या है, एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, हम लोग बार बार बताए हैं। अगर हमारे पास क्या होगा, अगर क्लोज सरफेस होगा 3D में होगा तो एरिया है उसके परपेंडिकुलर और किधर लेंगे, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो ds होगा या s होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर है, बाहर की तरफ है। तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे φ1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, φ1 क्या हो जाएगा, E इंटू एस इंटू कॉस कितना, 90 डिग्री। तो φ1 का वैल्यू कितना हो गया, 0। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं यहाँ से, φ2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। देखो ना ध्यान से, यहाँ पे जो नीचे वाला हमारे पास सर्कुलर, नीचे वाला जो सर्कुलर फेस है उसके लिए ds का वैल्यू किधर होगा, या s किधर होगा, नीचे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आगे की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, फिर 90 डिग्री। तो हम φ2 का वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। φ3 कितना हो जाएगा, ये जो हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप है इससे क्या लिखेंगे, E इंटू क्या हो जाएगा, s। देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से। अब ये मान लो हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको
इसके परपेंडिकुलर है, रेडियली आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किए हैं तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड। अब इस सरफेस के रेडियली आउटवर्ड यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। समझो ध्यान से, ये हमारा क्या होगा, सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और हमारे पास एरिया वेक्टर भी क्या होगा, ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये वाला सरफेस इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इधर भी क्या होगा, ये वाला सरफेस इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना हो गया, बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, φ3 इक्वल टू कितना हो गया, ES इंटू कितना, cos 0, cos 0 1, यानी कि φ3 कितना हो गया, φ3 हो गया E इंटू S। तो यहां से फाइ टोटल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस कितना, φ3। अब φ1 φ2 कितना है, 0 0 है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू S। इसको क्या एज्यूम कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लो। अब एक ही शेप के ऑब्जेक्ट से, सिलेंडर से हम लोग फ्लक्स लिखे हैं, दो मेथड से लिखे हैं, एक क्या है, एक गॉस लॉ से लिखे हैं और एक फ्लक्स के डिफिनेशन से लिखे हैं। अगर शेप एक ही शेप का ऑब्जेक्ट है और चार्ज भी सेम है तो इससे फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि दोनों फ्लक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिख देंगे, नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों फ्लक्स इक्वल कर दो। यहां पे फ्लक्स कितना है, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू S। S कितना हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, इसका सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कितना दिया है, L। अब यहां से क्या हो गया, L से L क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। बस यही हमारा हो गया आंसर। यानी अगर हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो इसको k के फॉर्म में लिखना है तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, k होता है, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर क्या बचेगा, 2 लैम्डा और नीचे क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, k, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा, e का वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, r। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर जिसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज। क्लियर है बात, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया, निकालना कंप्लीट हो गया। यहां से इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, यानी देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। अब जैसे r का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, r का वैल्यू 0 होगा यानी कि बहुत पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा, 1/r का ग्राफ बनेगा। ये हमारा बन गया ग्राफ, इसके E और R के बीच का ग्राफ हो गया लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए। तो हम लोग को जो बोर्ड में पढ़ना था, बोर्ड में इतना ही पढ़ना था। बोर्ड में अगर डेरिवेशन आता है तो इतना ही आएगा। इसके अलावा हम लोग दो चीजें और पढ़ेंगे जो सेम इसी पे बेस्ड है। एक क्या है, एक हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, दोनों को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन वो हम लोग को बोर्ड में नहीं पढ़ना है। तो जिसको बोर्ड तक पढ़ना है वो इतना लिखे, इतना लिखने के बाद स्किप कर सकता है। जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको लगे कि नहीं हमको नहीं पढ़ना है, अगर ज्यादा पढ़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो बस इतना ही पढ़े और इसके बाद स्किप कर दे। और जिसको आगे पढ़ना है वो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहे। अब आगे हम निकालते हैं कि सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसी का यूज करके। अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, एक एक लाइन में लिखेंगे, सिर्फ हमको डेरिवेशन और एक्सप्रेशन से मतलब है, और उस पर बेस्ट दो क्वेश्चन कराएंगे, एक आईटी क्वेश्चन कराएंगे और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे जो आप लोग होमवर्क करके आइएगा। क्लियर है, जल्दी से लिखिए इसको। आई थिंक हो गया, रब कर दें, चलो रब कर देते हैं। अगला क्या है, अगला जो टॉपिक होगा पहले हॉलो स्फीयर, सॉरी हॉलो सिलेंडर। क्या लिखेंगे हम लोग, अगला टॉपिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सिलेंडर। इसके भी यूनिट, अब बताओ सिलेंडर के पास लेंथ होगा कि एरिया होगा? यूनिफॉर्म चार्ज हॉलो सिलेंडर लॉन्ग, ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं अभी? हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, एज्यूम कर लो कि हमारे पास ये क्या है, ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है जिसके यूनिट एरिया पे, देखना समझना ध्यान से, कि सिलेंडर के पास क्या होता है, हॉलो है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास एरिया होगा। तो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है जिसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज दिया हुआ है, सिग्मा। यहां पे हमको दिया हुआ है कि चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा। यानी इस पे चलो हमारा ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके यूनिट एरिया पे चार्ज कितना दिया है, सिग्मा। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए। एज्यूम कर लो इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दिया है हमको कैपिटल आर, कैपिटल आर रेडियस है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ कहाँ पे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और एक क्या होगा, इस सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अंदर निकालेंगे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार किधर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, हॉलो सिलेंडर है। अब इस हॉलो सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर, जिसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज दिया हुआ है, सिग्मा। गॉस लॉ का यूज करके निकालना है। बस बार बार बोल रहे हैं कि जब भी गॉस लॉ आएगा तो हमको क्या करना है, फ्लक्स लिखना है। कितने मेथड से, दो मेथड से। एक क्या लिखेंगे, एक गॉस लॉ का यूज करके निकालेंगे और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे, या दोनों से फ्लक्स को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलिए लिखते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, केस वन क्या लिखेंगे, इनसाइड द सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के अंदर। ठीक है, एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, ये हॉलो सिलेंडर के अंदर, इसका रेडियस हमारा कैपिटल आता है। यहां पे एक पॉइंट है पी, यहां पे क्या निकालना है, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फिर यहां पे क्या करेंगे, देखो अगर इसको बहुत छोटा करते जाए, इसका रेडियस बहुत छोटा करते जाए, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा। अगर मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर को बहुत छोटा करते जाए, बहुत पतला करते जाए, तो किसकी तरह बन जाएगा, एक वायर की तरह बन जाएगा कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो हमको गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है, वो गॉसियन सरफेस कैसा एज्यूम करेंगे, जैसे वायर के केस में एज्यूम करते थे। और वायर के केस में क्या होता था, सिलेंडर होता था। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सिलेंडर। तो एज्यूम कर लिए, चलो एक सिलेंडर यहाँ पे इनसाइड के लिए अंदर एक सिलेंडर एज्यूम कर लिए, जिसका रेडियस हम कितना ले लिए, स्मॉल आर। सिलेंडर एज्यूम कर लिए जिसका रेडियस हो गया स्मॉल आर। हमको क्या करना है, फ्लक्स इक्वल करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स कितना होगा, चलो फाई टोटल कितना लिख सकते हैं इससे, फाई टोटल कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर कितना चार्ज है ये बताओ, चार्ज रहेगा कहां पे, मास पे। इसके अंदर तो खाली है, अरे हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो तो ऐसे सिलेंडर ऐसे ऊपर होगा, नीचे क्या हवा भरा रहेगा, हवा भरा रहेगा तो वहां पे चार्ज होगा नहीं। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, जीरो। तो क्यू इनक्लोज डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज कितना हो गया, जीरो डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। यानी कि इसके गॉस लॉ के थ्रू, गॉस लॉ क्या बता रहा है कि इस सिलेंडर से, जो हम लोग सिलेंडर को कंसीडर किए हैं, उससे फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, उससे फ्लक्स का वैल्यू जीरो आएगा। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, फिर तीन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे तो डीएस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना चाहिए, ये भी क्या होगा, जैसे सिमिलर निकाले हैं, ये दोनों से जीरो होगा, इससे कितना होगा, ईएस होगा। तो चलो ले लेते हैं ऐसे डायरेक्ट, फाई टी कितना लिख देंगे, ई इंटू एस। अरे अभी निकाले हैं,
सिलेंडर के पास 3 फेस था, अगर होता भी तो 2 फेस से क्या हो जाएगा हमारा एस परपेंडिकुलर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके पैरेलल रहेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, जैसे अभी निकाले हैं ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इससे फ्लक्स जीरो, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा सिर्फ ई इंटू एस बनेगा, तो हमारा टोटल फ्लक्स कितना हो गया ई इंटू एस। अब देखो इसका एरिया तो जीरो है नहीं, अब एरिया जीरो है नहीं, अब दोनों को इक्वेट करेंगे, मान लो ये 1 था ये 2 था, अब दोनों की इक्वेट करेंगे तो E इंटू एस बराबर जीरो, तो S तो जीरो है नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो, यानी कि बस ये जान जाओ कि हॉलो सिलेंडर के अंदर अगर हमारे पास क्या दिया है हॉलो सिलेंडर दिया है और हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछता है तो हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा। क्लियर है बात, इजिली हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब क्या लिखेंगे क्लियर है ना, अभी जैसे निकाले वैसे ही एज इट इज करना था, और थोड़ा सा ये बोर्ड में आता नहीं है तो बस इतना एक्सप्रेशन भी आप याद रख सकते हो कि कैसे लिखे हैं कि इनसाइड द हॉलो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो होगा। क्लियर बात। अगला क्या लिखते हैं केस सेकंड, क्या लिखना है आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर। अब क्या, अब इसको रब कर देते हैं, तो इसको रब करते हैं। अब क्या करना है, ये जो हमारा आर था रेडियस वो तो रहने दो। अब मान लो इसके बाहर यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट है पी, वहां पे हमको क्या लिखना है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ये किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए। क्या करेंगे फिर यहाँ पे गॉसियन सरफेस से जूम करेंगे, और जो गॉसियन सरफेस होगा फिर क्या होगा, गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंडर बनेगा, एक दूसरा सिलेंडर जिसका रेडियस कितना होगा, चलो इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं, इस सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया स्मॉल आर। फिर क्या लिखना है, फ्लक्स लिखना है। दो मेथड से फ्लक्स लिखना है, एक किसे लिखना है गॉस लॉ से, और एक किसे लिखना है, एक डिफिनीशन से लिखना है, डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब डायरेक्ट लिखते हैं, अब नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखेंगे, यहाँ से जो क्या लिखना है, पहले गॉस लॉ से लिखना है। गॉस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स कितना हो, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये ना होगा गॉस लॉ फ्लक्स लिखना होगा। तो दूसरा क्या लिखना है, E इंटू एस लिखना है डिफिनीशन से। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा, और यहाँ पे जो ds होगा किधर होगा ऊपर, तो इससे फ्लक्स कितना जीरो, जैसे वहां पे लिखना था। ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा और s किधर है ऐसे, तो इससे भी फ्लक्स कितना हो गया जीरो। बस फ्लक्स किससे बचेगा, इससे, E बाहर है और s भी किधर है बाहर है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा E इंटू एस, लिख दे डायरेक्ट। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है सिग्मा, तो इसके अंदर अंदर कौन सा एरिया, ये छोटा वाला एरिया पे पूरा चार्ज है, ये ध्यान से समझना। अब इसका एरिया मत लिख देना बड़ा वाला का, बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला हम लोग गॉसियन सरफेस से जूम किए जिसका रेडियस छोटा आर है। ये जो चार्ज किस पे है, बड़े वाले जो हमको दिया हुआ है कि बड़ा ये वाला इनफाइनाइट सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, इस पे क्या दिया हुआ है, इस पे चार्ज दिया हुआ है। तो हमको क्या लिखना है, इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है सिग्मा, तो इसके एरिया पे कितना चार्ज होगा, क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू इसका एरिया। इसका एरिया कितना होता है लिख सकते हैं ना, कितना हो जाएगा इसका, चलो लेंथ कितना हो गया 2 पाई इंटू रेडियस कितना है इसका कैपिटल आर, इसका लिखना है इसका जिसपे चार्ज दिया हुआ है 2 पाई इंटू कैपिटल आर और इंटू लेंथ मान लो कितना है एल, इसका लेंथ हम लोग कितना जूम कर लिए, लेंथ तो उतना ही होगा लेंथ एल, तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या हो गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई। आइए एस क्या है, एरिया, किसका एरिया, ये वाला सिलेंडर का एरिया, बड़ा वाला सिलेंडर का एरिया। अब बड़ा वाला सिलेंडर का फिर एरिया क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू क्या हो जाएगा एल। अरे यहाँ पे कैपिटल इसका एरिया लिखना था तो कैपिटल आर लिखे थे, इसका लिखना है तो इसका डिस्टेंस कितना दिया है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इंटू एल। अब देखो यहाँ से 2 पाई और एल कैंसिल, तो यहाँ से ई कितना हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या हो गया आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म कांस्टेंट है ध्यान से समझो, यहाँ पे सिग्मा क्या दिया है कि इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। और क्या दिया है आर, आर क्या है हमारे पास, ये कैपिटल जो हमारा बड़ा छोटा वाला स्फीयर है जिसपे चार्ज दिया हुआ, स्फीयर बार सॉरी यार क्या बोल रहे हैं सिलेंडर, ये छोटा वाला जो सिलेंडर है उस पे रेडियस, उसका रेडियस आर है तो कांस्टेंट रहेगा, एप्सिलॉन आर भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चेंज क्या होगा स्मॉल आर। और स्मॉल आर क्या है, ये डिस्टेंस, यानी कि यहां से क्या देखेंगे कि जो हमारा लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर है
उसके लिए बाहर के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फिर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r के। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर क्या हो गया r। अंदर कितना है, अंदर 0। एक पॉइंट पे कितना मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिल गया। यहाँ पे कितना मिलेगा, ये वाला पॉइंट पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, सिग्मा r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इसके बाद क्या हो गया, 1/r के प्रोपोर्शनल ऐसे डिक्रीज करता हुआ जाएगा। क्लियर है बात। ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर। क्लियर है। अंदर कितना 0, बाहर कितना सिग्मा कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल इनटू r। ये कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट है जो हमको दिया है। सिग्मा यूनिट एरिया पे चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। r क्या हो गया, डिस्टेंस, इसके सेंटर से जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उसका डिस्टेंस। अब यहां से देखो, अगर मान लो यहां पे हम लिखते कि अगर ये मान लो नॉन कंडक्टिंग है तो हॉलो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता, अंदर 0 और बाहर 0। अगर बोलते हमारे पास कंडक्टिंग है, हॉलो है, अगर इसी को बोलते कि हमारे पास क्या है, ये सिलेंडर है और कंडक्टिंग है, हॉलो है, कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर है या कंडक्टिंग हमारे पास नॉन कंडक्टिंग क्या है, हॉलो सिलेंडर है, दोनों के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर कितना हो जाएगा, सिग्मा r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। क्लियर बात। कहे कि अंदर खाली रहेगा, हॉलो है, तो जितना चार्ज होगा वो कहां जाएगा, उसके सरफेस पे जाएगा। अगर ये बताओ यहां पे अगर हम बोले कि सॉलिड कंडक्टिंग है तो उसके लिए क्या चेंज होगा, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, हम लोग पढ़े भी हैं, बताए भी हैं, तुम लोग जानते भी हो, एक बार और सुन लो कि कंडक्टर को जब भी हम चार्ज देते हैं तो जो चार्ज है वो कहां पे अपीयर होता है, उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे अपीयर होता है। उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर चार्ज, नेट चार्ज कितना होता है, 0। जब भी हम लोग कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो चार्ज कहां पे आएगा, उसके आउटर सरफेस पे आएगा। तो अगर एज्यूम करो कि हमारा ये सिलेंडर क्या होता, सॉलिड सिलेंडर होता, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर होता और कंडक्टिंग होता, तो इसके अंदर जब हम चार्ज देते तो सब चार्ज कहां पे आ जाता, बाहर। तो ये प्रोसेस एकदम सही होता कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होता है, 0 का, कि अंदर नेट चार्ज कितना होता है, 0। सॉलिड सिलेंडर भी होता और कंडक्टिंग होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये सेम प्रोसेस होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा। यानी कि ये एक चीज का डेरिवेशन नहीं हुआ, हॉलो सिलेंडर कंडक्टिंग, हॉलो सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग, दोनों केस में सही है, दोनों केस में यही प्रोसेस है, यही चीज है, यही कर देना है। अगर हमारे पास आता है कि सॉलिड सिलेंडर आ कंडक्टिंग, अगर सॉलिड सिलेंडर कंडक्टिंग है तो उस केस में भी क्या होगा, ये सेम डेरिवेशन होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बात, पक्का। मिटा दे। तो ये तीन केस में वैलिड है, एक हॉलो सिलेंडर कंडक्टिंग, एक हॉलो सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग, एक सॉलिड सिलेंडर कंडक्टिंग, तीनों के लिए सेम प्रोसेस और सेम फॉर्मूला। बचता है एक चीज, क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग, वहां पे मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ हॉलो सिलेंडर भी लिखे हैं, अगर यहाँ पे आ जाता कि सॉलिड सिलेंडर कंडक्टिंग तो उसका सेम डेरिवेशन होगा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सॉलिड सिलेंडर कंडक्टिंग। बचता क्या है, एक चीज बचता है, और वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग। लिखे हम लोग, एज इट इज प्रोसेस होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करना होगा, इसके अंदर भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो चलो इसको रफ कर देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, आई होप लिख लिए आप लोग। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड सिलेंडर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नॉन कंडक्टिंग। कि अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर होगा, कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है, यहां पे सॉलिड सिलेंडर है, ये ऐसा कोई एक सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर, एज्यूम कर लो कि हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है। इसके लिए क्या निकालना है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके अब देखो यहाँ पे जो चार्ज देंगे वो कहां पे होगा, इसके वॉल्यूम पे होगा।
तो हमको क्या दिया है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये इनफाइनाइट है, लॉन्ग इनफाइनाइट है, ये हमारा लॉन्ग इनफाइनाइट हो गया। हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कितना दिया है, रो। इसके यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितना दिया है, रो दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है अंदर और बाहर, इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और आउटसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। क्लियर है बात? लिखना शुरू करें। सबसे पहले हम लोग कहां निकालेंगे, इनसाइड। चलिए लिखते हैं हम लोग केस 1। क्या लिखेंगे बुआ, इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। एज्यूम कर लो कि सिलेंडर का फिर रेडियस हमको कितना दिया है, कैपिटल आर, इसके अंदर यहां पे कोई पॉइंट है पी, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फिर क्या करेंगे, वही काम है, बार बार बोल रहे हैं, जब कभी भी हमको गॉस लॉ का यूज करके ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, करेंगे क्या, फ्लक्स लिखेंगे दो मेथड से, एक गॉस लॉ के मेथड से और एक मैथमेटिकल फॉर्म के मेथड से। दोनों से फ्लक्स लिखो, दोनों को इक्वेट कर दो, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्लियर बात? तो चलो यहाँ पे लेते हैं फिर गॉसियन सरफेस, और बार बार है, जब सिलेंडर है तो गॉसियन सरफेस क्या एज्यूम करना है, एक हमारे पास अनदर सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। फिर क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इससे फ्लक्स कितना हो गया, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बार बार बोले पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में, और यहाँ पे डीएस ऊपर, यहाँ पे भी डीएस नीचे, इस दोनों से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। सिर्फ जो फ्लक्स होगा वो कैसे पास करेगा, इससे पास करेगा, तो हमारे इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे फ्लक्स डायरेक्ट कितना लिख दे, ई इंटू एस, डायरेक्ट लिखे जैसे अभी लिखे थे हॉलो के केस में। अब देखो क्यू इनक्लोज, अब इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, इसके यूनिट वॉल्यूम पे सिग्मा चार्ज है। हमको किसके वॉल्यूम पे लिखना है, ये जितना हम गॉसियन सरफेस लेंगे इसी के अंदर ना चार्ज लिखना है, तो इसका वॉल्यूम लिख दो। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इस डिस्क का एरिया, इंटू मान लो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है एल, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। क्लियर हो बात ना? अरे डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएंगे, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर ही बन जाएगा। तो सिलेंडर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, इंटू क्या हो जाएगा, ई, इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फिर कितना लिखना है, 2 पाई स्मॉल आर इंटू क्या हो जाएगा, एल। अब देखो यहाँ से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक एल से एक एल कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से ई का वैल्यू कितना हो गया, रो आर, यहां से ई का वैल्यू कितना आ गया, ई का वैल्यू आ गया रो आर डिवाइडेड बाय कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, रो आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या क्या टर्म कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है आर, और आर क्या है लेंथ, इस सेंटर से लेंथ अंदर, यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है बात? यानी यहां से क्या देख लिए कि जो हमारा ई है इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रेडियस के या डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात? हम लोग अंदर लिख लिए, कितना आया, रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस बात, इसके अंदर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड, तो यहां पे क्या लिखे, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर। सिलेंडर के बाहर कैसे लिखेंगे, फिर वही काम, दोनों से फ्लक्स लिखना है, एक से क्या लिखेंगे, गॉस लॉ से क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, एक क्या हो जाएगा, एक से क्या लिखेंगे, ई इंटू एस, फिर बाहर के लिए मिटा लो यहाँ पे, अब बाहर जो पॉइंट है उसके लिए लिख लो, चलो ये हमारा पॉइंट हो गया बाहर के लिए, यहाँ के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस ले लिए, फिर ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये मान लो स्मॉल आर, इसका जो कैपिटल आर था वो कैपिटल आर है। अब इसके अंदर हम क्या लिखना है, चार्ज, इसके अंदर चार्ज, तो किसके अंदर चार्ज होगा, ये वाले छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज है, ये वाले सिलेंडर पे, बार स्फीयर, सॉरी, इस छोटे वाले सिलेंडर पे क्या है, चार्ज है। कितना चार्ज होगा, इसका वॉल्यूम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम पे कितना है, रो, इसका वॉल्यूम लिखो कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, लेंथ कितना है, एल एज्यूम किए हैं, इसका भी लेंथ एल एज्यूम किए हैं, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसका एरिया ये बड़ा वाला का, ये वाला का, इसके जो अंदर है
पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटू रो, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू एस, टू ई रहने दो, और एस क्या लिखना है, एस क्या हो जाएगा इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर इंटू क्या हो जाएगा एल। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो एल से एल क्या हो गया कैंसिल आउट, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर, 2 रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखो आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई आर के, आर स्क्वायर कैपिटल आर है तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन और कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ गया 1 बाई आर के। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आया था आर के। तो इसका ग्राफ भी हम लोग खींच सकते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ खींचना होगा किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच, ये हमारा ई हो गया, ये आर हो गया, तो पहले क्या होगा यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ऐसे सडनली 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल डिक्रीज होगा। ये जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा उसके सरफेस पे, जब ये कैपिटल आर हो जाएगा, सरफेस क्या हो जाएगा जो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वो कितना हो जाएगा रो कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कब, जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात? तो हम लोग डिस्कस क्या किए आज, गॉस लॉ का यू एप्लीकेशन पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े बोर्ड के लिए जो हमारे पास क्या होता है लॉन्ग इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कैलकुलेट कर लिए 2 के लैम्डा बाई आर या लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके अंदर 0 होगा और बाहर हम लोग निकाले अभी कितना होगा भूल गए हम। अब क्या हुआ कि अगर हमारे पास क्या हो जाए सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग हो जाए तो उसके लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, उसके अंदर आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, यानी कि रो आर डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना हो जाएगा 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इससे हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। लिखो जल्दी, देखो बेसिकली थ्योरी इतना ही था, हम लोग वायर और सिलेंडर पढ़ लिए, हॉलो और सॉलिड दोनों, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों पढ़ लिए। इस पे एक आईआईटी क्वेश्चन करते हैं जो 2015 में आया है, और एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को सोचने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो सोचेगा वो बेसिकली इनाम पाएगा। जब भी हमारा लॉकडाउन खुलेगा, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जब भी लॉकडाउन खुलेगा वो उसको उसका प्राइज मिलेगा जो भी होगा, या चलो अभी जो मैसेज करेगा उसको हम चॉकलेट का दाम गूगल पे से कर देते हैं, उसके अकाउंट में भेजेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पहले इसको लिखो, एक आईआईटी क्वेश्चन करवाएंगे और एक क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क के लिए। जल्दी लिखो, चलो आई थिंक हो गया होगा, मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आईडी क्वेश्चन है, हमको ऑप्शन एग्जैक्टली याद नहीं है क्या कि एज्यूम कर लो कि एक बोला है, एक वायर है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड प्लेन हो गया, एक्स वाई जेड प्लेन। यहाँ पे बोला है कि ये वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल, चलो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमसे क्या बोला है, एक वायर दिया है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, चार्ज वायर। ठीक है, इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लैम्डा, इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना दिया है लैम्डा दिया हुआ है। तो हमसे क्या बोला है कि अगर इसके नीचे इससे कितना डिस्टेंस पे, ये हमारा हाइट दिया है कि √3a/2 डिस्टेंस नीचे इससे, ये क्या है, ये एक्स जेड प्लेन में, इस प्लेन में एक्स जेड प्लेन में ये डिस्टेंस कितना है, चलिए ये डिस्टेंस कितना दिया l, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया l, और ये डिस्टेंस कितना दिया a। ऐसा एक प्लेन है, तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द फ्लक्स, चलो सब्जेक्टिव कर देते हैं, फाइंड द फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगल ABCD, थ्रू रेक्टेंगल ABCD। चलिए हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन समझ में आया। मान लीजिए हमारा क्या है, ये वाला एक्स एक्सिस है,
ऐसे एक्स एक्सिस है, इसको एज्यूम कर लो एक्स एक्सिस, ये वाला किधर है हो गया, ये वाला वाई एक्सिस, और ऊपर वाला क्या हो गया जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको एक वायर रखा हुआ है, ऐसे एक वायर रखा हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है लैम्डा, यहाँ पे रखा हुआ है। अब बोला है कि ये जो वाई जेड प्लेन है यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक हमारे पास ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो यहाँ पे रखा हुआ था वायर। अब एक्स जेड पे में यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, रेक्टेंगल जो जिसका लेंथ कितना है एल और ये विड्थ कितना दिया हुआ है ए। तो ये बताओ ये जो बेसिकली वायर है, वायर क्या करेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। अब नीचे अगर मान लो इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल से भी क्या होगा, इस रेक्टेंगल से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। तो हमसे पूछा है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, वही ना फ्लक्स होता है। यानी कि हमसे क्या पूछा है, हमसे फ्लक्स पूछा है कि इससे फ्लक्स कितना होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है जिसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लैम्डा, इससे √3/2 डिस्टेंस नीचे क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है एल, ये लेंथ है एल और विड्थ कितना दिया है ए। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि इस वायर के कारण इस लूप से या इस रेक्टेंगल से कितना फ्लक्स होगा। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल ए बी सी डी। निकालो जल्दी। देखो कुछ मेथड और भी होगा इसको, चलो क्या करते हैं, देखो बना देते हैं हम ही, तुम से पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा सिलेंडर एज्यूम कर लें, तो इस सिलेंडर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस सिलेंडर से हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं। अरे सिलेंडर से फ्लक्स लिख सकते हैं ना, सिलेंडर से फ्लक्स कितना होगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर वहां से फ्लक्स लिखना है फाई टोटल से कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज चार्ज कितना है लैम्डा इनटू एल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लिख दो, ठीक है। एंगल कितना बनेगा एक सिलेंडर के लॉन्ग, अगर ऐसे देखें हम लोग 3D में, तो कितना एंगल बनेगा 2π। तो 2π से कितना होगा, यहां से अगर मान लो कि हमारे पास एक सिलेंडर से इतना बना, तो सिलेंडर पे 2π एंगल बनता है, तो एक यूनिट एंगल से कितना बनेगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा 2π। इजीली लिख सकते हैं एक यूनिट से कितना होगा, जैसे हम लोग सॉलिड एंगल में किए हैं। अब हमको क्या निकालना है कि बेसिकली अब समझ लो ध्यान से कि मान लो हमारे पास क्या है, ये ऐसे हमारे पास वायर है, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे ऐसा हमारे पास क्या रखा हुआ है रेक्टेंगल रखा हुआ है। अब समझो ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा 3D में देखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां से इस वायर से ऐसे भी जाएगा नीचे और ऐसे भी जाएगा, यानी कि यहां पे देखे ध्यान से, समझो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, ये वाला एंगल कि ये वाला एंगल कितना होगा, कि इतना एंगल से कितना निकलेगा, हम क्या निकाल दिए कि अगर 360 डिग्री से कितना निकला लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 डिग्री से कितना निकलेगा या 1 यूनिट से कितना निकलेगा लैम्डा बाई कितना एप्सिलॉन नॉट इनटू 2π। तो हमको बताना है कि इतना एंगल से कितना मिलेगा, यानी कि रेक्टेंगल कितना एंगल बना रहा है इसके साथ वायर के साथ, तो इससे कितना निकलेगा, तो निकाल दो। अब देखो ध्यान से, ये वाला लेंथ हमको निकालना है ऐसे, ये वाला लेंथ। अब ये टोटल लेंथ कितना दिया है हमको ए, ये वाला लेंथ अगर ऐसे ध्यान से देखो इसके नीचे ऐसे देखे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, तो ये वाला लेंथ हमको कितना दिया है टोटल ए दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालें, अब ध्यान से समझो, अगर वायर देख ले, ये हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इसको थोड़ा हम ऐसे रोटेट करके लिखे, ये जो सिलेंडर है ना इसको खींच के ऐसे कर दो, इसको, ये हमारा जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को खींच के सीधा करो, ये वाला ए कहाँ चला जाएगा ऐसे, और एल क्या हो गया ए साइड, ये भी क्या हो रहेगा ए। तो अगर यहां से हम परपेंडिकुलर डालें तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2, लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस दिया है, ये वाला हाइट है, ये हमको दिया है कितना दिया है √3a/2। तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या, थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा p/b, p कितना है √3a/2, अरे √3a/2 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया a/2, a/2 से a/2 कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया √3। तो tan थीटा √3 कब होता है 60 डिग्री पे, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना 30 डिग्री, यानी कि ये टोटल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है रेक्टेंगल के साथ 60 डिग्री। अब 1 डिग्री पे 1 यूनिट पे कितना है लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2π, तो 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा, यानी कि 60 मतलब कितना π/3 पे कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से π/3 डिग्री पे क्या लिखेंगे लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2π, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे π/3 से,
पाई से पाई कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमसे पूछा था कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। आई थिंक शायद 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2015 एडवांस, मेंस का नहीं एडवांस का क्वेश्चन, 2015 एडवांस। क्लियर है, लिख भी सकते हो जिसको लिखना है, जिसको शौक है लिखने का 2015 एडीसी। क्लियर। चलिए आज के लिए हमारा इतना ही। इसके पहले लेक्चर खत्म करने के पहले जो हम आप लोगों से क्वेश्चन बोल रहे हैं वो क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। लिख नहीं देते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं, सब कुछ लिख देते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा है, लिखेंगे तो बहुत लंबा लगेगा। आप लोग सोचो इस पे और इसको सॉल्व करो। आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक के लिख लेना। चलो हमसे क्या पूछा है, हमारे पास दो रॉड है, एक ऐसा रॉड है, ये मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रॉड है, इस पे कितना चार्ज है लैम्डा 1। एक ऐसे ही दिया हुआ है, ये एक रॉड है, इस पे चार्ज कितना दिया है पर यूनिट लेंथ चार्ज जो दिया है लैम्डा 2। इस पे चार्ज दिया लैम्डा 1, इस पे चार्ज कितना दिया है लैम्डा 2। अब बोला है कि इस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए है। ये दोनों क्या है, जो दोनों रॉड है हमसे बोला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। आज दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है ए। दोनों यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। दोनों रॉड है, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना दिया है लैम्डा 1, इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना दिया है लैम्डा 2। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमसे पूछा कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है ए, तो हमसे क्या पूछा है फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड इंटरेक्शन बिटवीन द रॉड। इंटरेक्शन का मतलब समझ में आया, दोनों के बीच का फोर्स, कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स और इस पे ये में क्या रिलेशन होगा। जो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, जो इंटरेक्शन होगा, वो इस लेंथ ए पे कैसे डिपेंड करेगा, किस फॉर्म में डिपेंड करेगा। चलो ये बना के लाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्रॉपर टाइम दो, आराम से 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सोचो। अगर बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, या तो अगले लेक्चर में करेंगे, या फिर 1-2 दिन आराम से अटेम्प्ट करो, 2-3 दिन अटेम्प्ट करो, जब बन जाए तो बताना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर बात। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बेसिकली जो गॉस लॉ है, एससी वर्मा का जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसका सारा क्वेश्चन डिस्कस भी हो चुका और आप लोग बना भी चुके। जो जिसको बनाना था वो लोग पूछा और बना चुका। अगला क्या है, जो सेकंड चैप्टर है गॉस लॉ, एससीबी का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो गॉस लॉ, उसका आई थिंक आपको शुरू का 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज का और 4 या 5 क्वेश्चन वर्कआउट का, 15 या 20 क्वेश्चन बनेगा एससीबी का। ये अच्छे से करो। दूसरा बात कि असाइनमेंट का जो पहला 150 क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अब टोटल का टोटल 150 क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट जो बनाता है उस पूरे असाइनमेंट का पहला 150 क्वेश्चन, जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो असाइनमेंट बनाता है पूरा 150 क्वेश्चन बनाए। जो दोनों बनाता है वो एससीबी सेकंड चैप्टर का 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज का और 5 क्वेश्चन वर्कआउट का बन जाएगा और असाइनमेंट बन जाएगा। ठीक है, बाकी करते रहे, जैसे होगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग आईआईटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।